बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। और इस वक्त अगर हम बात कर लें क्रिकेट के हवाले से तो किस्मत की देवी न्यूजीलैंड टीम पर बड़ी मेहरबान है और 36 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को शिकस्त दी है टेस्ट मैच के अंदर उनके ग्राउंड पर। और साथ साथ T20 वर्ल्ड कप के अंदर अभी वीमेंस टीम ने जो है कामयाबी हासिल की और पहली दफ़ा न्यूजीलैंड की टीम जो है यहाँ पर कामयाबी हासिल करती दिखाई दी है T20 वर्ल्ड कप के अंदर वीमेंस में। और साथ साथ ये तो क्रिकेट से जुड़ी बातें बहुत सी हो गई। आज अपने शो के अंदर थोड़ी सी एथलेटिक्स के हवाले से भी हम अपने शो में बात करेंगे। और साथ साथ क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि पीसीबी बड़ा एक्टिव हुआ है ग्रास रूट लेवल क्रिकेट पर, उस हवाले से भी हम आज अपने शो में गुफ्तगू करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच अब पिंडी में खेला जाना है और अब क्यूरेटर और मेरे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक जो विकेट तैयार की जा रही है वो बैटिंग विकेट तैयार की जा रही है। तो इस बैटिंग विकेट पर पाकिस्तान के बॉलर किस तरह परफॉर्मेंस दिखाएंगे ये अपने तजिया निगार से ज़रूर आज पूछेंगे। और लेकिन इससे कबल जब दूसरा टास्क था तो स्पिन विकेट तैयार की गई थी और इससे स्पिन विकेट पर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा हमारे स्पिनर्स ने किया था और जिस किस्म की बॉलिंग नुमान साजिद ने की। लेकिन एक गुमनाम सा रहने वाला जाहिद महमूद है, शायद इस टेस्ट मैच में उसे मौका मिले या ना मिले, लेकिन उसे अगर परफॉर्म करने का मौका मिलता है तीसरे टेस्ट में तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा उसका। क्योंकि जहाँ तक मैं इंग्लैंड के बैटर्स को और उनकी जो टेक्निक्स को समझता हूँ या तजिया निगार जो है उनके बैटिंग टेक्निक्स के बारे में कहते हैं तो वो लेग स्पिनर को थोड़े से कमज़ोर ज़रूर दिखाई देते हैं। गो के दूसरे टेस्ट मैच में जाहिद महमूद को इतना प्रॉपर मौका नहीं मिला, नोमान और साजिद ही हावी दिखाई दिए। तो उम्मीद करते हैं तीसरे टेस्ट में जाहिद खेलेंगे और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और साथ साथ क्योंकि अगर बैटिंग विकेट तैयार की गई तो फिर थोड़े से इंजर्ड रहने वाले आमिर जमाल टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और मीर हमजा को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलता दिखाई देगा। इस सब सूरत हाल पर बात करेंगे आज अपने शो के अंदर। और हमारे साथ आज यहाँ पर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा एथलेटिक्स के हवाले से आज हम थोड़ी सी बात करेंगे तो खुर्रम अली गौहर साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन के। और बहुत कुछ आ जाए क्योंकि एथलेटिक्स के लिए क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। और जिस तरह अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाएँ अब से कुछ अर्से कबल जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए टाइटल हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता, क्या हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की कि वो पाकिस्तान के लिए सामने आए और काम करें। क्योंकि कुछ गुमनाम से सितारे होते हैं, शायद वो स्क्रीन में आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं जिनके बिना पर वो कुछ अपनी बातों को पस पर्दा रख देते हैं। सब कुछ आज अपने शो में गुफ्तगू से करेंगे और तजिया निगार से बात करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है पिंडी में, उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब से। और जावेद इकबाल भट्टी साहब है तीसरा टेस्ट पिंडी में और अब तो शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी दोबाला कर दी गई है और शायकीन क्रिकेट के लिए वहाँ जो दाखिले हैं वो भी फ्री कर दिए गए हैं। तो शायकीन जहाँ अपने दूसरे टेस्ट में कुछ नाउमीद से हो गए थे, फिर पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई, पाकिस्तान ने टेस्ट जीता एक तवील अरसे के बाद। और फिर शायकीन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया कि तीसरे टेस्ट के लिए जो है टिकट फ्री कर दिया गया और वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, कैसी विकेटें तैयार हैं? जो मेरे ज़रा हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बैटिंग विकेट तैयार की जा रही है। अगर बैटिंग विकेट तैयार की गई तो हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? और क्योंकि हमारे बैटर्स कुछ मुकम्मल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे और ख़ासकर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूंगा, अब्दुल्ला शफीक मुकम्मल रिदम में नज़र नहीं आ रही है। साथ साथ अगर बात करूं तो यहाँ पर साइम अय्यूब गो के एक इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन दूसरी इनिंग में नाकाम नज़र आते हैं। इसी तरह सूरत हाल कप्तान शान मसूद के साथ भी है। लेकिन नौजवान कामरान गुलाम के हवाले से ज़रूर बात करूँगा जिसने पहले टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की। उस हवाले से क्या कहेंगे, किस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए अगर बैटिंग विकेट है, या फिर आप जो अगर यहाँ पर थोड़ी सी स्पिन विकेट दोबारा बनाने जाते हैं तो रेगुलर नी स्पिनर्स के साथ जाएं या फिर किसी नौजवान, क्योंकि मेहरान मुमताज़ भी डगआउट पे बैठे हुए हैं और जिस किस्म की परफॉर्मेंस मेहरान मुमताज़ की है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, हम ये ज़रूर कहते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह तजुर्बाकार नोमान और साजिद ने परफॉर्मेंस दी है, मेहरान भी इसका मुंतज़िर नज़र आ रहा है। अगर मेहरान को मौका मिले तो वो भी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा है कि अब जो तीसरा और फैसला कुन टेस्ट है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पिंडी में होना है, और पिंडी की विकेट का बिहेवियर आपको पता है, हमें भी पता है, और जो प्लेयर्स वहाँ खेलते हैं उन्हें ज़्यादा, हमसे ज़्यादा इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी पता है
क्योंकि हमेशा से वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और बैटिंग पैराडाइज भी उसको कहा गया। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा है कि आकिब जावेद और अलीम डार, इन दोनों को मैंने तकरीबन रात के 2 से 3 बजे के दरमियान भी देखा कि वो विकेट जो है वो स्पिन ट्रैक बनाने में मसरूफ़ हैं और उनकी कोशिश यही है कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक इतनी मेहनत कर रहे हुए कि इस मैच पे जो है फैसला हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सेकंड मैच में कम बैक किया है, तो हमें उम्मीद है कि हम इन्हीं फॉलोअर्स के साथ जाएंगे। अभी आपने जाहिद महमूद की बात की, तो लेग स्पिनर आपको पता है हमेशा से इंग्लैंड की कमज़ोरी रही है। सिर्फ आपको एक चेंजिंग इस टीम में करनी है, आमिर जमाल की जगह मीर हमजा को लेकर आना है, और अगर स्पिन ट्रैक बन जाता है जिस तरीके से मेहनत क्रिएटर कर रहे हैं वहाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहेगा कि इस मैच का जो फैसला है वो पाकिस्तान के हक में निकले। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा जो है टॉस मैटर करेगी। जिसने टॉस जीतकर वहाँ रन्स बोर्ड पे लगा दिए, तो सेकंड बैटिंग करने वाली जो चौथी इनिंग्स खेलेगी वो जो है बहुत ही, आपको पता है कि चौथी इनिंग में जिस तरीके से हमने इंग्लैंड को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये अगर यहाँ से थोड़ा सा भी स्पिन हमारे बॉलर्स को मिला, जिस तरीके से हमारे बॉलर के हौसले काफ़ी बुलंद है, सलमान को देख लें या नवान को देख लें, फिर उनके साथ जाहिद महमूद है, सलमान आगा है, तो हमें चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से आकिब जावेद ने कहा भी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पिन ट्रिक बन जाए, लेकिन पिंडी का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा से जो है बैटिंग पैराडाइज की विकेट बनती है। लेकिन अगर वहाँ ये टर्निंग विकेट बन जाती है जिस तरीके से हमने दूसरा टेस्ट खेला था मुल्तान में, तो थोड़ा सा भी अगर हमें वहाँ हौसला मिल जाए तो हमारे बॉलर जो है इंग्लैंड के आसाब पे जो है चढ़े। खौफ है उनको, स्पिनर्स को खौफ है, खौफ से इंग्लैंड की टीम बाहर ना निकले। और अभी यही मौका है कि पाकिस्तानी टीम दबाव रखे। और पहला स्टेप मिला सेलेक्टर बनने के बाद आकिब जावेद को, गो के लाहौर कलंदर्स के लिए बड़े अच्छे उनके कारनामे हैं। और जो ग्रास रूट लेवल की हम बात करते हैं, हम काफ़ी मुतअद्दिद बार प्रोग्राम में भी यही जिक्र करते रहे थे कि आकिब जावेद जिस तरह लाहौर कलंदर्स के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करते दिखाई दिए, टैलेंट को निकालकर सामने लेकर आ रहे थे। और उसी टैलेंट ने हमने देखा कि बहुत से पाकिस्तान को प्लेयर्स भी दिए। और पहला टास्क उन्हें मिला इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए, और एक रोज़ कबल वो ग्राउंड का मुआयना करते हैं। उनके साथ अलीम डार होते हैं, फिर असद शफीक होते हैं, अजहर अली होते हैं, और उसके बाद फैसला होता है कि पाकिस्तान के लिए स्पिन विकेट तैयार की गई है, और फिर 3 स्पिनर्स का टीम में शामिल करना, और फिर पाकिस्तान को मैच के चौथे रोज़ है फ़तह दिलाना। यकीनन क्रेडिट का सहरा आकिब जावेद के सर जाता है, उनकी सिलेक्शन कमेटी के सर जाता है। फिर परफॉर्मेंस में अगर थोड़ी सी बात करें तो नुमान और साजिद ने जिस तरह परफॉर्म किया, कामरान गुलाम ने जिस तरह की बैटिंग की, और सबसे बढ़कर जिस किस्म की इनिंग सलमान अली आगा ने खेली उसको क्रेडिट देना ज़रूरी समझाया जाए। और साथ साथ इकबाल साहब आपसे मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि क्योंकि इस टेस्ट मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, पिंडी की विकेट को आप किस तरह रेट कर रहे हैं? क्योंकि जावेद साहब कह रहे हैं कि मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है, और मिला जुला रुझान रहा तो ऐसा लगता है कि फिर इंग्लैंड की टीम हावी आप पे रोते दिखाई देगी। क्योंकि अगर बैटिंग विकेट आपने बना दी तो रूट जिस तरह बैटिंग करते हैं, जिस तरह हैरी ब्रॉक बैटिंग करते हैं, वो सबके सामने है। जिस तरह 823 रन स्कोर कर दिए है, लेकिन उस टीम का शिराजा बिखरते भी देखा, 144 रन पे वो टीम आउट भी हुई। देखिए हम लोग जो है ना एकदम जो है कह देते हैं ये चीज़, लेकिन ये कि अगर हम देखें तो पिछला मैच भी जो है ना वो टच एंड गो था, और ठीक ठाक टाइट हो सकता था अगर सलमान अली आगा के 2 कैचेस जो ड्रॉप किए उन्होंने इंग्लिश टीम ने, तो फिर वो उनकी बेहतरीन इनिंग थी। और फिर पहली इनिंग्स में भी जो हमारे टेल एंडर्स थे उन्होंने बैटिंग की, तो ये जो है बच बचा के टेस्ट मैच जीत गया। यही चीज़ जो है हमने देखा कि अब आगे जो है पिंडी की जो पिच है उसके लिए ये डिस्कशन हो रहा था, जिसमें रमीज़ राजा और आमिर सोहेल का ये था कि या तो 4 डे मैच उसी पिच पे खेला जाए। अब ये मुझे नहीं पता कि आईसीसी की रूलिंग में ये परमिशन होगी या नहीं होगी, और फिर वही पिच इस्तेमाल की जाए क्योंकि शायद वो स्पिन ट्रैक ना बना सके। तो अब अच्छा दूसरा ये कि वहाँ पे मौसम जो है रिलेटिवली ठंडा होता है मुल्तान के मुकाबले में, तो क्या है कि ये बिल्कुल सही बात है जावेद साहब की कि वहाँ पे बैटिंग। अच्छा, ये ठंडे मौसम का कितना एडवांटेज इंग्लैंड की टीम को हो जाएगा? इस पे क्या कहेंगे? डेफिनेटली वो आपको नज़र आ रहा था कि आखिरी 2-3 दिनों में फटीक नज़र आ रहे थे, और जो है जिस तरह के कैचेस ड्रॉप किए हैं उन्होंने, बहुत आसान कैचेस,
तो वो जो है वो कितनी भी फिटनेस उन्होंने पहले टेस्ट में दिखाई, तो दूसरे टेस्ट में उनकी जो है फिटनेस का थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा था। लेकिन ये कि रावलपिंडी में डेफिनेटली वो दे विल फील लाइक एट होम। तो ये है कि उनको अपने मतलब ऐसे ही लगेगा जैसे वो अपने घर पे है, क्योंकि इस वक्त बहुत मौसम जो है बेहतर होगा मुल्तान से। मुल्तान तो बहुत गर्म इलाका है, और ये है कि पिच का जो है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वहाँ पे अलीम डार और आकिब जावेद, और मैंने सुना है कि वो गर्म पंखे जो है उन्होंने वहाँ पे लगा रखे हैं दोनों एंड्स पे, और कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं। तो अल्लाह करे वो कामयाब हो, क्योंकि देखें होम एडवांटेज तो हमें मिलना चाहिए। और ये है कि यही गलती इंडिया ने की, और आपने देखा कि न्यूजीलैंड जो है उन्होंने 46 रन पे इंडिया को हरा दिया। तो ये है कि हमें होम एडवांटेज बिल्कुल मिलना चाहिए, और ये अकल जो है इनको बहुत देर से आई है। बाकी टीम वही खेलेगी, सिर्फ ये है कि अगर आमिर जमाल इंजर्ड हैं तो उनकी जगह पे कोई भी फास्ट बॉलर वो लेके आएंगे। अमीर ये जो मीर हमजा को शामिल किया जा सकता है। चलें, इसमें मजीद और गुफ्तगू रहेगी क्रिकेट के हवाले से, और थोड़ी सी बात जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि एथलेटिक्स के हवाले से भी करेंगे। तो खुर्रम अली गौहर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन के। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो थैंक्स, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। और क्योंकि एथलेटिक्स पर हम थोड़ी सी बहुत कम बातें, चाहे मेरा चैनल हो या कोई भी चैनल हो, बहुत कम फोकस कर रहा होता है। जहाँ हम फोकस कम करते हैं वहाँ देखते हैं कि हमारे पास प्लेयर भी अच्छे नहीं आ रहे। क्या वजूहत हैं? और सिंध के अंदर, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, आपसे मैं ये पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि सिंध से हमारे पास एथलीट्स अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं, ओलंपिक्स के लिए नहीं जा पा रहे हैं। गो कि हमने टाइटल ज़रूर जीता, गोल्ड मेडल ज़रूर जीता, पाकिस्तान के सब जिलाली के परचम को रोशन किया अरशद नदीम ने, लेकिन सिंध से अब क्या वजूहत है कि एक तवील अरसा हो गया हमारे पास यहाँ से कोई अच्छा एथलीट्स नहीं निकला? कहाँ से निकलेंगे? सबसे पहली चीज़ तो हम प्रमोट कितना करते हैं उसको, जैसे आपने अभी फरमाया ना कि बहुत कम इस पर बात होती, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे शुरू में इनकी ग्रूमिंग की जाती है। जब आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ पर ये चीज़ करेंगे? एक शुरू में होती है ना चीज़, जैसे हम पहले सुनते हैं कि पहले जो था हॉकी प्लेयर्स निकलते थे और बड़े अच्छे एथलेटिक्स निकलते थे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया गेम्स में या क्या कहते हैं आपके एशियन गेम्स के अंदर कम्पीट करते थे। मैं ये नहीं कह रहा गोल्ड मेडल, एटलीस्ट उस क्राइटेरिया तो मीट करते थे। इशू ये था उस ज़माने में हर मोहल्ले में, हर जगह पर छोटे बड़े ग्राउंड्स होते थे, जहाँ बच्चे छोटी उम्र में जाते थे, खेलना शुरू करते थे, और वहीं से उनका टैलेंट निखरना शुरू होता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, 1960 में नेशनल कोचिंग सेंटर बना था। उस वक्त आबादी कितनी थी कराची की? 1 करोड़ भी नहीं थी। आज 50-60 साल के बाद आज भी वही नेशनल कोचिंग सेंटर है। मुझे बता दें हमने कितने ने बनाए? ओपन ग्राउंड्स की ज़रूरत है। आप बाहर जाइए, टर्की जाइए, कहीं पे भी जाएं, तो आपको हर जगह पे ओपन ग्राउंड्स नज़र आते हैं। ओपन ग्राउंड से मुराद ये कि जिसमें कोई पैसा नहीं है, आदमी बच्चा जाता खेले और बाहर आ जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जैसे बास्केटबॉल ग्राउंड है, आपका बैडमिंटन ग्राउंड है, ये हमें हर जगह बनानी चाहिए, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लोएस्ट। स्विमिंग पूल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, देखें जी, स्विमिंग पूल की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप कैसे करेंगे? मैं छोटी मिसाल देता हूँ। आप कह रहे हैं कराची तो फिर भी डेवलप सिटी है, आप इंटीरियर में जाइए, वहाँ पे बच्चों को कितने मौके मिल रहे हैं, कितने फुल ग्राउंड्स बने हैं। देखिए, ग्राउंड्स बनाना प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है, ये काम होता पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट आपको ग्राउंड बनाती है और उसमें फिर बच्चे आते हैं, खेलते हैं। असल चीज़ ये हमें शुरू में खेलना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ना तो इनकी बेचारों की कोई प्रमोशन है और ना ही इसमें पैसा नहीं है। देखिए, हर एक को पैसा चाहिए। मैं भी अगर कहें स्क्वाश के अंदर लोग क्यों जा रहे हैं, क्रिकेट क्यों, वो कि ग्लैमराइज्ड हो चुका है, उसमें ग्लैमर है। आप अरशद नदीम की बात करते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है कि वो बन गया बगैर किसी, और बाद में फिर लोगों ने उसको दिया। आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर वहाँ पर बाकायदा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बच्चों को। पीटी ऊषा 1982 में थी, उसके बाद से उन्होंने ये पीटी ऊषा पर ख़त्म नहीं किया, उसको लेकर आगे बढ़ते गए कि पीटी ऊषा को कहा गया कि आप जो हैं दूसरे बच्चों को सिखाएं। जैसे आपकी सानिया मिर्ज़ा हैं, वो उनके मुख्तलिफ शहरों में अकेडमीज़ हैं जो कि टेनिस सिखा रही हैं। हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जो कि एक सबसे बड़ा। मैं एक छोटी सी मिसाल है, 1988 के ओलंपिक्स के अंदर मोहम्मद हुसैन बॉक्सर जीता तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बताइए कहाँ है? पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पर ना को पजीराई मिली,
एज सच, ना ही आज मैं किसी से पूछूं किसी यानी को आप समझते हैं कि बेसिक हमारा है कि कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे जाए और सब्ज लाली परचम को लहरा के भी आ जाए, तो जब उसे जो इज्जत पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, जो वकार मिलना चाहिए, आप समझते हैं वो नहीं मिलता। और दूसरी वजह ये है कि उसको बाकायदा ट्रेनिंग के लिए नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करना चाहिए, तो वो फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट का काम है, एसोसिएशन का काम है कि वो वहां तक दे, लेकिन वो भी देने से कासिर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप जो है बच्चों के लिए, सबसे जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 8 साल के बच्चों का, असल चीज उसमें ग्रूमिंग हो, उसमें हड्डियां जो होती फ्लेक्सिबल होती। बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अगर इसमें जिम्नास्टिक की अगर बात करें तो ग्रूम करने के लिए वही 6-7 साल से लेकर वो 15 साल तक की समझ लें। बेटे को स्विमिंग सिखाई थी, वो 1 साल का था, मैं पूल में फेंक दिया करता था, उसको बस एक प्रोटेक्शन होती थी कि अब्बा खड़े में तो मैं डूबूंगा नहीं। मैं अपनी बच्ची को पानी में फेंकता था, वो डरती थी, उसका डर इसी से, लेकिन जब मुझे फैसिलिटीज ही नहीं होंगे तो कहाँ से बच्चे निकलेंगे। उसी में तेलंगेपन के अंदर बच्चे आगे बढ़ते हैं और उसी में फिर आप पिक करते हैं कि हाँ इसमें टैलेंट है, इसमें नहीं है। ये चीज़ बेसिक वजह आपने यही बयान कर दिया। और जावेद इकबाल भट्टी साहब आपकी तरफ वापस आते हैं और क्रिकेट पे, क्योंकि आज सारी बातें एथलेटिक्स की तो हम खुर्रम साहब से ही करते रहेंगे, लेकिन क्रिकेट पे आपकी तरफ आते हैं। और न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को जो शिकस्त, यहाँ पर भारत को जो शिकस्त दी है उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। और जिस किस्म की कारकर्दगी न्यूजीलैंड की टीम की रही है, और ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड की टीम शायद जब यहाँ पर टेस्ट खेलने के लिए इंडिया पहुँची थी और ऐसा लगता था कि यहाँ पर उन्हें वाइट वॉश होना पड़ेगा, लेकिन जिस किस्म की कारकर्दगी यहाँ न्यूजीलैंड ने दिखाई है और 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने कामयाबी टेस्ट मैच में हासिल किया। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो किस्मत की देवी शायद है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पर बड़ी मेहरबान नज़र आ रही है। न्यूजीलैंड की वीमेंस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, 36 साल के बाद इंडिया को उनके होम ग्राउंड बेंगलोर के क्रिकेट ग्राउंड में शिकस्त दिया। क्या कहेंगे इस कारकर्दगी पे, यहाँ पर जो इस किस्म की कारकर्दगी रही है न्यूजीलैंड की? जी मोइन भाई, जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड की खुशकिस्मती का ये महीना चल रहा है, वुमेंस वर्ल्ड कप भी जीत लिया और 36 साल बाद जो है इंडिया में जाके इंडिया को हराना। ये देखें, जब इंडिया गई थी न्यूजीलैंड की टीम तो जितने भी क्रिकेट के पंडित थे वो यही समझ रहे थे कि ये बुरे तरीके से वाइट वॉश होकर आएंगे, लेकिन ये देखने उन्होंने 5 रोज़ा मैच नहीं बल्कि 4 रोज़ा मैच जो है इंडिया को शिकस्त दे दी। पहला दिन तो बारिश की नज़र हो गया, दूसरे दिन वो टॉस जीत कर रोहित शर्मा ने विकेट को रीड नहीं कर पाया, जिस तरह अक्सर बेशतर हमारे पाकिस्तानी कप्तान नहीं कर पाते। तो पहली दफ़ा वो थोड़ा सा गलती कर गए और मैट हेनरी ने और लॉरी ने जो है उड़ा के रख दिया इंडिया की टीम को, 40 रन पे ऑल आउट कर दिया। और फिर उसके बाद देखें इंडिया दूसरी इनिंग में कमबैक करने की भरपूर कोशिश की, 462 रन लगा दिए, लेकिन ये कि चौथे दिन 107 रन का अदब वो आराम से न्यूजीलैंड ने हंसते खेलते 102 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। और टिम लैथम वो तीसरे कप्तान बन गए कि जिन्होंने इंडिया में जाके इंडिया को हराया। इससे पहले जॉन राइट थे और लेमिन थे, इन दोनों के बाद लैथम के इस समय रिकॉर्ड आ गया। और इंडिया जो है, अब आप देखिएगा कि सेकंड टेस्ट जो होने जा रहा है उसमें भी अब जो है संभल कर आएगा, बैकफुट पे चला गया इंडिया, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इनके फास्ट बॉलर ने वहां जाकर दी है वो कोई भी नहीं सोच सकता कि इंडिया में फास्ट बॉलर, वो भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं है। हेनरी और लॉरी जो नए बॉलर्स आए उन्होंने मीडियम पेसिंग बॉलर से जो उनको तकनीक का नाच इंडिया को नचाया। इंडिया हमेशा याद रहेगा कि किस तरीके की टीम आई थी और हम क्या सोच कर बैठे थे। अक्सर और बेशतर जो हम होम एडवांटेज ज़ाया कर देते हैं इस दफ़ा इंडिया को। और एक और चीज़, ख़ास चीज़ लग यही रहा है कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो आस्ता आस्ता चलते चलते इंडिया की तरफ जा रही है और हम जो है चेंज हो रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब और मेहरबान ने अगर न्यूजीलैंड की मेन टीम पर, तो विमेंस टीम ने भी कमाल कर दिया है और टाइटल वर्ल्ड कप का जीतने में कामयाब हो गई है और फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है। इकबाल मेमन साहब, और लगातार फाइनल खेलने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी बार फाइनल में शिकस्त हुई है, जहाँ जनूबी अफ्रीका को मेन टीम को वहाँ हम देखते हैं कि उनकी टीम को शिकस्त होती है। यहाँ इसी तरह मुसलसल यहाँ 2 शिकस्त है विमेंस टीम को भी हो गई जनूबी अफ्रीका के, और 2 दफ़ा फाइनल खेली है जनूबी अफ्रीका की टीम, लेकिन नाकाम रही है। क्या कहेंगे, एक जानिब किस्मत की देवी मेहरबान और दूसरी जानिब वही तसलसल जनूबी अफ्रीका के साथ लगा हुआ नज़र आ रहा है? देखें, साउथ अफ्रीका ने सही टाइम पे वैसे तो पीक किया था और जो है आप समझिए बड़े मैच के लिए नर्वस हो जाते हैं, ये बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन ये कि उसमें एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा दखल था। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जावेद साहब भी इस चीज़ से एग्री करेंगे,
कि 140 या 130 का जो स्कोर था ना वहाँ पे, वो बहुत बड़ा स्कोर था दुबई में। शारजा में तो 116 तक होता था। और इस दफ़े जो कर थी 158 रॉब कर जो थी ना, उसने जो है ना बहुत 42 रन की जो है इनिंग खेली, और हॉलिडे ने जो है वो 36 रन की। तो ये जो है ना वो उनके कंट्रोल से ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने 4 विकेटें ली, तो एज ए ऑलराउंडर उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी। एक तो बार जिससे भी जो है अमेलिया की जो परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से, वो समझो एक ही परफॉर्मेंस जो थी वो साउथ अफ्रीका से मैच निकाल के Exactly, 43 रन भी कर दिए, 3 आउट भी कर दिए। एग्जैक्टली तो एक तो जो है, अच्छा हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है शहजादा, कि वो जो है एक घबराहट में आ जाते हैं, और हमेशा उनको मेरा ख्याल है उनकी हम ये कह सकते हैं, कहने में तो कोई हर्ज नहीं, कि उनके जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है कि जेनेटिक्स में उन्होंने हमेशा जो है वो परेशान हो जाते हैं अगर कोई इस तरह का मैच हो। बड़े मैचेस में चौक कर जाते हैं। तो हालांकि उनके पास तो एक से एक खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मैन की उसमें जो है कोई भी बहुत बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती। तो यही चीज़ जो है हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड ने बहुत राइट टाइप पे जो है वो पीक किया, और फाइनल में आके जो है ना, हाँ फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो फिर एक अलग मुकाबला होता। ऑस्ट्रेलिया को जो है बड़े झटके लगे, बड़े झटके लगते हैं। चलें, इस पे तो गुफ्तगू रहेगी जारी, और खुर्रम अली गौहर साहब से भी मजीद और बात कर लेते हैं एथलेटिक्स के हवाले से। खुर्रम साहब, नेशनल कोचिंग सेंटर आप जिक्र कर रहे हैं कि 1960, हम देखते हैं कि उसका ट्रैक भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिस पर हम एथलीट कैसे बनाएंगे, ख़ुद आपने भी ये बात वाज़े कर दी है। और लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब वफाक और सूबाई का मसला अगर हम देखें तो इसकी बिना पर शायद ऐसा लगता है कि इसको वो एडवांटेज इससे नेशनल कोचिंग सेंटर को नहीं हो पा रहा, जो फंड्स मुहैया होने चाहिए वो फंड्स नहीं आ रहे, और फंड्स आ रहे हैं तो मुकम्मल उस पर लग रहे हैं। किस स्पोर्ट के अंदर हो रहा है? मैं एक छोटी भी मिसाल है, जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, कराची के अंदर क्रिकेट मैच होता, खाली कुर्सियों के आगे एक बेचारा क्या वो मैच खेलेगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप स्टेडियम्स की हालत तो देखी क्या है। मैं अपनी फैमिली को लेकर गया हूँ, वहाँ ना बैठने की जगह, मतलब एक इट वॉज अ मोस्ट हॉरेबल प्लेस। मुझे याद है एक दफ़ा वो एक इंग्लैंड का, मैं कह सकता हूँ कि नहीं, इंग्लैंड का एक वो आया था और उसने कहा था कि मुझे तो कराची स्टेडियम आके लग रहा था कि घोड़ों के अस्तबल में आ गया। जब आपकी हालत ये हो, टिकट इतने हाई पर हैं, फैसिलिटीज़ नील है, तो कहाँ से लोग आएंगे? और नहीं सर, अब जैसे मोहसिन नकवी आए हैं तो आपको पता अपग्रेडेशन तो हो रही है स्टेडियम्स की, और अब इंशाल्लाह सेकेंड टाइम जब आप जाएंगे तो मोहसिन नकवी ने जो पैसा खर्च किया है स्टेडियम पे वो आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ एक कराची और लाहौर में क्यों है? क्या लाड़काना में नहीं है? दादू में नहीं है? क्या हैदराबाद में नहीं है? हैदराबाद में नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हैदराबाद के अगर न्याज स्टेडियम कई रिकॉर्ड ग्राउंड पे बने हैं, लेकिन आज उसका हाल देखें, और हमें जीता कभी हारा नहीं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, और मैं अभी गया था नेशनल स्टेडियम जो बन रहा है, उसमें वीआईपी ब्लॉक अच्छा बन रहा, उसमें तो सारे फ्री राइडर्स बैठेंगे आके, टिकट तो वहां पे बैठना है। सर 13 अरब 80 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं, उसमें से अगर बच जाता है तो हम किसी और स्पोर्ट्स की तरफ देखेंगे, किसी और स्टेडियम की तरफ जाएंगे। अब इतना पैसा जब खर्च कर रहे हो, ये तो दाद देना। आप देखें, बन जाए तब की बात है, वो स्टेडियम बने, आप इंटरनेशनल लोगों को बुला रहे हैं। हम लोग तो फोन कंपेयर इंडिया से कर दो, तो इंडिया के साथ देखें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद नहीं है। एक चेयरमैन कह रहा है अगर वो चीज वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और फिर क्योंकि एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी, तो एक अच्छा साइन हम करार दे सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल राइट है कि हमें सिर्फ 2 शहरों की बात नहीं करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में जितने ग्राउंड्स हैं उसकी बात करनी चाहिए, उन पे काम होना चाहिए। असल देखिए, मैं आपसे बार बार वही कि जब तक ग्रास रूट लेवल पे भी नहीं है, इंटीरियर के अंदर आप जाए, खान मोहम्मद में मैं वहाँ जाता हूँ, टंडो मोहम्मद खान, वहाँ बच्चों के पास इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक मोबाइल है। कोई, मैंने कहा फुटबॉल ग्राउंड नहीं, कहते नहीं है, इतने कुत्ते यहाँ घूम रहे होते, बच्चों को काट कूट लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप एक बच्चे को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो कहाँ से पैदा होंगे? पहले सारी फैसिलिटीज़ थी आपके पास। देखिए, सन 60 के अंदर नेशनल कोचिंग सेंटर बनाया गया था कि इस लेवल पे फिर लोग निकलना भी शुरू हुए।
लड़कियां भी इसी में आई थी, मेरी अपनी बच्ची आई है, नेशनल लेवल तक गई है इसी के अंदर। लेकिन ये कितने लोगों को फैसिलिटीज़ हासिल, जो बच्चा वहाँ सरजानी टाउन में बैठा है वो 2 घंटे बस में बदल के नेशनल कोचेस में कितनी एनर्जी रहेगी। कराची KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना था 75 के अंदर, बहुत अच्छा बनाया गया, आपने उसको शादी हॉल बना डाला। सर अभी जब देखे ये ना सारी कराची चीजें में, होंगी, देखे ना अभी तो 240 के करीब ग्राउंड है। कर रहा हूँ, जब कराची में ये हाल है तो सोचिए आप, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि दादू इंटीरियर सीन की बात आप फिर किस तरह लेकिन आप करेंगे? उनको बिल्कुल देते हैं, वो भी तो इंसान है, उनको बच्चे हैं, वो लड़के लड़कियां, उनको भी तो फैसिलिटीज चाहिए। और खुरम साहब, अच्छा हमने तो ये भी सुना है कि जो जहांगीर खान साहब को जो है PIA स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, वहाँ पे सिर्फ पैडल गेम्स होती हैं, स्क्वॉश खत्म हो गई है। खत्म। देखिए आप बनाए तो सही ना, आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप, फैसिलिटी। मुझे एक बात बता दिए कि वहाँ पर जो बन रहा सरजानी टाउन वगैरह में कितने जिम्नेजियम बनाए गए हैं। सर देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये सारा जो ये बात करने का मकसद गवर्नमेंट, आपको पता कराची में कितने ग्राउंड और जिम्नाजियम तकरीबन 240 के करीब हैं। उनमें 240 के करीब जितने ग्राउंड हैं, उन सब में तकरीबन, उन सब में जिसके पास पैसा होगा वो ग्राउंड में इंटर हो सकता है। आप ये सुरजानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छाइयों को भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। अगर हम कुंडी थी थोड़ा सा हम चले जाएं बैक पे, मैं एक चीज कहूंगा। जी बिल्कुल, मैं ब्लॉक 2 में रहता हूँ, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में। मेरे घर के आगे एक कचरा कुंडी थी, बहुत किसी तरीके से वहाँ पार्क बना और एक वो बना दिया, एक जॉगिंग ट्रैक्स बना दिए गए और एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बना दिया गया। आज वहाँ बच्चे खेल रहे हैं आके, वो उसकी फ्री, 2 खंबे लगा दिए, एक प्लास्टर वो बना दिया, उसकी कमी नहीं है टैलेंट की। और लड़कियां चाहती हैं, जो स्पोर्ट्स से राग़िब होना चाहते हैं, वो लाजमी ग्राउंड जाएंगे। कि टैलेंट इतना है कि आपका एक लड़का जिसको कुछ फैसिलिटीज नहीं है और उसने कम्पीट किया इंडिया यूरोपियन कंट्री, जहाँ गली गली हर बच्चे को फैसिलिटीज मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात ये है, आप उस बच्चे को मौका तो दें, बिल्कुल मौका दें। और इसी पे मौके पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि चलें, ये तो आप थोड़ी सी नेगेटिव पे हम चलेंगे, थोड़ी सी पॉजिटिव पे भी आते हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात करें लियारी की और ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, वो बिल्कुल चेंज नज़र आया है हमें। और उस पर बेशक जहाँ सिंध गवर्नमेंट का किरदार रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम कहें तो एक NGOs का किरदार उसे स्टेडियम कॉम्प्लेक्स को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जी बिल्कुल, आप लियारी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले के ग्राउंड्स हैं जिनको अभी तक वो किसी वजह से उसको इंक्रोच नहीं हो सके, तो वो वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पर बच्चों को मौका मिलता है खेलने का, जिसमें मेरा बेटा भी गया खेलने के लिए सिविल हॉस्पिटल के पीछे। ये उस जमाने के बने हुए ग्राउंड है जो कि अभी तक है, KMC फुटबॉल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। हाँ, जो वहाँ पे ग्राउंड है जो पारसियों ने उस जमाने में बनाए थे। बात सिर्फ ये कि मैं सिर्फ इस बात को नहीं कह रहा हूं कि बात सिर्फ ये कि आप बच्चे को मौका दें, कहीं का भी है, क्वेटा के अंदर क्यों ना, लोरालाई में क्यों ना। समंदर इतना बड़ा है, दुनिया में समंदर को इनकैश किया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स निकाले जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, इस तरफ तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। बीच वॉली कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, क्योंकि ये आप थोड़ी सी वही कह रहे हैं कि हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और जावेद इकबाल भट्टी साहब, हम ग्रास रूट लेवल पर आ जाते हैं और 11 साल के बाद PCB और टचमी और RCA के दरमियान एक मुआहदे के बाद एक टूर्नामेंट का आगाज़ KCC स्टेडियम पे हुआ अंडर 15, और तभी लेकर अरसा इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद हमने कल देखा कि उसके लिए ट्रायल्स भी हो रहे थे, तमाम जोन्स के स्कॉटी भी हो रही थी। और इसमें मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा इस वक्त RCA के सदर नदीम उमर साहब को, जिनकी काविशों से ये टूर्नामेंट इनेकाद हुआ। और जिस तरह अब टूर्नामेंट के साथ साथ दीगर जोन के, कल इफ्तिताई मैच था जोन का, और जोन 7 ने इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और जिस तरह जावेद साहब से मैं पूछना चाहूँगा, नदीम उमर, फिर आज़म खान, खालिद नफीस का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वो चेयरमैन कमेटी के हैं और टूर्नामेंट कमेटी के तौर पर वो काम कर रहे हैं, और अच्छा काम खालिद नफीस साहब करते दिखाई दे रहे हैं। और फिर आप समझते हैं जावेद साहब है कि एक तवील अरसा 11 साल बाद है, ये जिस तरह खुरम साहब कह रहे हैं ना कि टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत है, निकालने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। तो इन बच्चों को 11 साल के बाद ये मौका आ रहा है, अंडर 15 टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। तो आप समझते हैं कि यही वो जो हमारा बेस है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए 11 साल बाद अगर ये टचमी टूर्नामेंट हो रहा, तो इससे पहले आपको पता है हमारी बेस ग्रास रूट लेवल की बेस ही यही थी।
पहले इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, कॉलेजेस होते थे, और फिर यही बच्चे जो थे आगे जाके जो नेशनल टीम में जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब जिस तरीके से आपको पता है इनके फेयर ट्रायल्स हुए हैं, फिटनेस टेस्ट हुए हैं, ये नदीम हो गया, नदीम उमर साहब हो गए, आजम खान हो गया, खालिद नफीस हो गया, इन सब की काविशों के बाद जो है टच मी वालों से, नैनीताल वाला जो है मेडिकेम वाले, उनसे इनका मुआहदा हुआ, स्पॉन्सरशिप उन्होंने अपने जिम्मे ली है। तो ये दोबारा जो इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, तो दोबारा ग्रास रूट लेवल से वही प्लेयर हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। यही प्लेयर जब ऊपर जाके डोमेस्टिक खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे। आपको पता पहले इसी ग्रास रूट लेवल से प्लेयर आते थे जो पाकिस्तानी टीम में जाके रन्स के अंबार लगाते थे, यहीं से हमारे इतने अच्छे बॉलर दिख रहे थे। जब से ये सिस्टम ग्रास रूट लेवल वाला खत्म हो गया, पैराशूट वाला जब से वो सिस्टम आ गया था, तो आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी है, आपकी फुटबॉल कहाँ खड़ी है। इन सारी चीजों पर मैं तो इन्हें मुबारकबाद दूंगा कि कम अज कम ये टूर्नामेंट का इनकाद शुरू हो गया। कल पहला मैच हो गया, कल पहला मैच भी हो गया, और क्योंकि इसके बाद बड़ा स्टेप लेने जा रही है आरसीए, और इसके बाद 17 है, 19, और पहली दफ़ा एक दफ़ा अंडर 24 टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। और एक अच्छा साइन रहेगा क्योंकि अंडर 19 के बाद एक गैप्स आ जाता है 23 साल तक, और इसी के दौरान क्रिकेटर से हम समझते हैं कि बनता है, और इसमें एक अच्छे टूर्नामेंट के इनेकाद आप समझते हैं 24 एजेस पे जो शुरू होगा और पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो एक अच्छा साइन आप इसको भी समझ रहे हैं कि वो एक गैप्स जो आते हैं उन प्लेयर्स के लिए एक रिदम बनने का अच्छा मौका आ जाएगा। देखिए शहजादा, जितना ज़्यादा मौका मिलेगा ना हमारे बच्चों को, तो उतना ही जो है उनको अपने गेम को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। और हम बार बार इस चैनल से ये कहते रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना स्पोर्ट्स को जो है वो सपोर्ट किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह खुर्रम साहब ने बात की कि भाई ग्राउंड्स पे फैसिलिटीज़ नहीं है, और फिर खुर्रम साहब एक और बात भी है कि स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनको बड़े एमिनिटी प्लॉट्स दिए गए, जिस तरह बिकन हाउस है या अपना सिटी स्कूल है या दूसरे स्कूल्स हैं, लेकिन पुश नहीं नज़र आ रहा अपनी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई उनको स्पोर्ट्स जो है खिलाया जाए। बच्चे जो हैं उनको जो है कभी कभी एनुअल डे पे गेम खिला दी जाती है, बाकी जो खुद ही जो है इंटरेस्टेड है वो खेलते हैं। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए ताकि वहाँ से भी बच्चे निकल आए। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और इसी पे मैं खुर्रम साहब से एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं अक्सर ग्रास रूट लेवल को ज़्यादा फोकस होता है कि मैं उसे कवर करूँ। और जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं यहाँ पर है कि स्कूलों में बराए नाम एक स्पोर्ट डे मुनक्किद होता है, और फिर फोटो सेशन के होने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और एक दिन का या 2 दिन का स्पोर्ट डे होता है। लेकिन बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर पूरे पूरे हफ्ते और उस पर बाकायदा स्पोर्ट्स इवेंट फेस्टिवल भी करा रहे होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस वक्त कौमी जो हॉकी है उस खेल पर कहीं तवज्जो नहीं दी जाती है, और जितने भी इवेंट्स स्कूलों की सतह पर हो रहे हों तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कौमी खेल हॉकी को शामिल नहीं किया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज जिस दहाने पे हमारी हॉकी खड़ी है, इस वक्त आलमी रैंकिंग पे 15वें पोजीशन पर हैं, लेकिन इससे कबल अगर कुछ अरसे कबल हम देख लें तो 18वें पोजीशन पे थे। कुछ रैंकिंग बेहतर हुई, कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, लेकिन जो ज़रूरत है हमें ग्रास रूट लेवल की, वहाँ हम ख़त्म होकर रह गए हैं हॉकी में। और ग्रास रूट लेवल अगर स्कूलों की सतह से हम इस पर शुरुआत कर लें तो एक दफ़ा फिर वो खोया हुआ मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह कुछ देर कबल है स्कूलों की सतह की बात हो रही तो हबीब पब्लिक स्कूल एक ज़माने में हॉकी के लिए अगर कहा जाए तो बादशाहत कहलाने वाला स्कूल हुआ करता था। वहाँ कई ओलंपियंस वहाँ से निकले, और इस पर मैं गौहर साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा, खुर्रम अली गौहर साहब से, कि क्या कहेंगे। ये आप समझते हैं कि मैं तो खुद कवर करता रहा हूँ, मुझे अफसोस भी होता है कि कौमी खेल हॉकी को शामिल नहीं किया जाता, और ग्राउंड मैनेजमेंट से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं आते, स्कूल वाले ही नहीं आते हमसे ग्राउंड लेने हॉकी के लिए, तो हम क्या उनको अपनी खिदमत पेश करें। देखिए, हर बच्चा शाहिद अफरीदी क्यों बनना चाहता है? पब्लिसिटी, पैसा। किसी एक हॉकी प्लेयर का नाम बताइए इन 20 सालों के अंदर जिसका नाम मशहूर हुआ, जिसकी कोई एडवर्टाइजमेंट बनी हो, जिसको देख के एक बच्चा एक आइडियल बनाता। मेरा बेटा फुटबॉल खेलता और उसने एक बचपन से एक आइडियल रोनाल्डो को बनाया था। जब आप किसी को आइडियल बनाते हैं तो उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। मैं जब स्कूल में था तो बहुत सारे लड़कों का आइडियल समीउल्लाह, मुनव्वर जमा होते थे, वो होते थे सारे, क्योंकि उस आने में ओलंपिक्स वगैरह जीतते थे।
लेकिन उसके बाद आपको कोई ऐसा बंदा नहीं बना, बल्कि उनका मजाक ज़्यादा होता था। यूनिफॉर्म दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम वही थैले पहना के उनको भगाते थे। वो मुझे एक बात बताइए, उसमें इतनी हवा भर रही, वो कहाँ से भागेगा? आप बाहर दुनिया में ऑस्ट्रोट्रफ आ गया है, पाकिस्तान में कितने ऑस्ट्रोट्रफ हैं बताइए मुझे? गिनती के ऑस्ट्रोट्रफ वो हैं। मुश्किल से 3-4 होंगे पूरे पाकिस्तान में। हॉलैंड जैसे छोटा सा जो है, छोटा सा जो मुल्क है, वहां पे पता है हजारों में ऑस्ट्रोट्रफ है। तो उसकी टांगों में, क्योंकि ज़ाहिर है आप ऑस्ट्रोट्रफ पे जब खेलता है वो बच्चा, उसकी टांगों में और जो ज़मीन पे उसके फ़र्क होता है, जूते नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं एक था, मेरे साथ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उनको वही दिखाया कि एक बच्ची को और 2 बच्चियाँ थी एलीट स्कूल्स की, वो नाइकी के जूते पहन कर आई हुई हैं, और वो बच्ची नंगे पाँव उस बेचारी को दौड़ना पड़ा। ठीक है वो 3rd पे आ गई थी, लेकिन अगर उसको उसी लेवल के जूते, मैंने उनसे कहा क्यों नहीं बनाते हैं कि बच्चों को एक लेवल के जूते पहनाए जाए। ये चीज़ें होती हैं जो करते हैं। मेरे साथ एक लड़का होता था जो कि लंदन भी गया था खेलने के लिए, कहता है मैंने कहा खाने का क्या है? कहता है यार दोपहर के टाइम पे तो हमें राजपूत का खौरमा दिया गया था खाने को। जब आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कोई खाने का, देखिए ये साइंस है पूरी, ये नहीं है कि आप निकल गए खड़े हो गए आप। और दूसरी बात, हॉकी का फेलियर में सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने किसी को भी प्रमोट नहीं किया, आपने उल्टा मजाक बनाया, और जब आप चीज़ों का मजाक बनाते हैं ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू यहाँ पर खुर्रम साहब कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का अगर मजाक बनाया जाए तो वो ख़त्म होती दिखाई देती है, और यही कुछ रहा। अभी पिछले दिनों अगर हम क्रिकेट का हाल देख लें, हमने कुछ ज़्यादा ही क्रिकेट पे अपने प्लेयर्स का मजाक बनाना शुरू किया, और टीम की परफॉर्मेंस डाउन से डाउन होती चली गई। हमने कहीं उठाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि हॉकी में भी यही सब कुछ होता रहा, और जिसकी बिना पर शायद हम हॉकी से आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन से दूर होते चले गए, मेडल से दूर होते चले गए, और एक वक्त ऐसा आया कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड से भी बाहर होते हुए दिखाई दिए। तो खुर्रम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।